देखो, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था इंडियन इकोनॉमिक में, वो ये किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। जब भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पूछेगा, आपको ये 2 पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 में, और ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी पॉइंट्स बताने से पहले। उसके बाद आप डेमोग्राफिक कंडीशन जब लिखोगे तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, कि हाईएस्ट बर्थ रेट और लोएस्ट बर्थ रेट, हाईएस्ट डेथ रेट एंड लोएस्ट डेथ रेट कौन सी स्टेट का है, ये MCQs में आ सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं याद होगा तो लिटरेसी रेट का इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना, हाईएस्ट कौन सी स्टेट का है, लोएस्ट कौन सी स्टेट का है। उसके बाद ये आपकी ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी कंडीशन थी वो थी कि बर्थ रेट हाई था तो डेथ रेट भी हाई था, बिकॉज फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। फिर लिटरेसी रेट बहुत कम था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि जो इंडियंस हैं वो एडुकेटेड हों, तो उन्होंने कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह पर्सनली इंडियंस के लिए नहीं खोले थे। ठीक है, फिर उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो बहुत पुअर थी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था, बच्चों को लाइक बर्थ के बाद जस्ट बाद 1 साल तक का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जा रही थी। ठीक है, तो आप एक तो इसकी डेफिनेशन सबकी पढ़ लेना, बर्थ रेट, डेथ रेट की, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच द पीपल एट प्रेजेंट, ठीक है, फॉर विच द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, बेसिकली ऐसा नंबर ऑफ़ एज जिसमें ऑन एन एवरेज में बोलूँ तो लोग इतने साल तक जी पा रहे थे। तो उस टाइम पे बहुत लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज एजुकेशन नहीं थी, पुअर हेल्थ थी, एंड जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली थी कि वो सिर्फ कुछ लोगों को ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, नॉट फॉर द इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ से बेसिकली आपको स्टार्ट करना है, नोट्स पूरे कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ब्रिटिश पीरियड का, ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन, कि वो काम क्या करते थे। अब देखो, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है कि इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर। इसका मतलब कि वर्किंग पर्सन, जो लोग काम करते हैं, कौन सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते हैं और किस किस डिफरेंट सेक्टर में वो लोग काम करते हैं। अब देखो, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन उस टाइम पे थी वो 75% प्राइमरी सेक्टर में थी, मतलब कि आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी। मोस्टली जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो आप ये समझ लो कि एडुकेटेड भी नहीं थे और उनको कोई और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, एंड दे वर फोर्स टू वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली टू अर्न देयर लाइवलीहुड। देन सेकेंडरी एंड टर्शरी में, दोनों में मिला के, सेकेंडरी में क्या क्या आता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, और टर्शरी में आपका आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब ये आते हैं टर्शरी सेक्टर में। आजकल में तो ये आते हैं, बट उस टाइम पे टर्शरी सेक्टर बहुत लिमिटेड था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का ही काम था, बहुत कम लोग थे इस सेक्टर में। फिर है रीजनल वेरिएंस। अब देखो, जैसे द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन, मतलब वहाँ पे देखा गया, इन सारी स्टेट्स में देखा गया कि जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, और वहाँ से जो भी लोग थे इन सारी स्टेट से वो जाने लगे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये रीजन के हिसाब से भी वेरिएंस आने लगा था कि ऐसा नहीं है कि हर जगह के सारे लोग ही एग्रीकल्चर में थे, बट धीरे धीरे ये वाली जो स्टेट्स थी, जैसे केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई था, है ना, तो ये सारी जो स्टेट्स थी ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये थोड़ा सा डेवलप होने लगी थी उस टाइम पे, और उसमें जो वर्कफोर्स था वो इंक्रीज़ होने लगा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी चाहिए थे कुछ लोग जो अपना ये जो रॉ मटेरियल्स है उसको सप्लाई कर सके इधर से उधर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर्स वगैरह चाहिए थे, तो मोस्टली लोग क्या सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में जाने लगे। While there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in Orissa, राजस्थान एंड पंजाब। अब देखो, वहाँ पे वर्कफोर्स का जो शेयर था एग्रीकल्चर में वो इंक्रीज़ होने लगा, कहाँ पे, उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में। इन सारे एरियाज़ में एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग बढ़ने लग गए, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मतलब यहाँ पे ना कंडीशंस अच्छी है एग्रीकल्चर की। जैसे पंजाब इज़ नोन फॉर आई थिंक राइस एंड वीट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है, तो यहाँ पे ये लोग ये लोगों का वर्कफोर्स में इंक्रीज़ हो गया था एग्रीकल्चर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है
ब्रीफली डिस्कस द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी कि कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हो रखी थी, क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी, वो सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो ब्रिटिशर्स का वैसे पर्सनली मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा वो रहा था, कंट्रीब्यूशन रहा था, क्योंकि उन्होंने रोड्स वगैरह बिल्ड करी थी। जैसे आप देख सकते हो कि पहाड़ साइड में कितनी सारी रोड्स वगैरह है, वो सब ब्रिटिश का आइडिया था। और अगर इंडियंस होते तो वो काफ़ी साल बाद ये सब चीज़ें सोच पाते या सोच भी नहीं पाते। और जो रेलवेज़ वगैरह का था, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो कुछ चीज़ बुरी करी है, मतलब बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें बुरी करी है, तो कुछ चीज़ें ठीक है अच्छी भी करके गए। उसके बाद है रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल्स। तो उन्होंने रोड्स किस मतलब से बनाई थी? अपने ही मतलब से बनाई थी। उनको क्या करना था? आर्मी को मोबिलाइज़ करना था, दैट मीन्स कि इधर से उधर पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे वॉर्स हो रही थी, ये सब हो रहा था, तो आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इस वजह से उन्होंने रोड्स बनाई ताकि ईजिली मोबिलाइजेशन हो सके आर्मी का, और उनको रॉ मटीरियल्स भी शिफ्ट करने थे पोर्ट्स तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई का पोर्ट है, सूरत का पोर्ट है, और आपके गुड्स बन रहे हैं पंजाब में, तो पंजाब से सूरत तक का आपको, अगर आपको रॉ मटेरियल्स को भेजना है तो बाय एयर या कैसे भी तो नहीं भेज सकते, आपको रोड से ही भेजना पड़ेगा। तो रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ज़्यादा होने लगा। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल द वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज़। मतलब ऑल वेदर रोड्स मतलब कि जो सब टाइम पे, मतलब पूरे साल भर चलती रहे, तो वैसी रोड्स थी। आप ऐसा समझ लो कि ऐसी रोड जो अर्बन एरिया को रूरल एरिया से ज्वाइन करे, इवन ड्यूरिंग द रेनी सीज़न ऑल्सो। ठीक है, ऐसा ना हो कि रेनी सीज़न में पूरा आपका वो पानी वानी भर जाए एंड जो भी आपका ये सामान वगैरह है, रॉ मटेरियल्स है, वो ना पहुंच पाए। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ की तो शॉर्टेज थी उस टाइम पे कि रूरल एरियाज़ तक का जो रोड्स थी वो नहीं जा पा रही थी रेनी सीज़न के दौरान। एंड एज अ रिज़ल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़ सफ़र्ड बैडली ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में फ्लड आया है एंड लोगों को क्या चाहिए कि आप हमें खाना भिजवाओ, थोड़ा सा होता ही है ना कि जब फ्लड आती है तो पूरा घर का सामान वगैरह सब ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ भी उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से रोड्स का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ। फिर है सेकेंड, रेलवेज़। इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ब्रिटेन। तो रेलवेज़ में जो कंट्रीब्यूशन था ब्रिटेन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इन 1850 इट अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी इन 2 वेज़। बेसिकली 2 वेज़ में इसने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इनेबल द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो उन्होंने क्या किया? पीपल को इनेबल किया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके बहुत ही कम टाइम में। इट ब्रोक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। तो जितने भी बैरियर्स थे, जियोग्राफिकली कल्चरल बैरियर्स थे, कोई एक जगह रहता है, दूसरा सेकंड जगह रहता है, तो वो जो डिस्टेंस है बीच का ट्रैवलिंग का, जो फॉर एग्जांपल बाय फुट या बाय रोड बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो रेलवेज़ की वजह से वो जो टाइम था वो कम होने लगा एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी अब लोग ट्रैवल कर सकते थे। अब क्या हुआ कि जो भी एग्रीकल्चर वगैरह होता था, अब रेलवेज़ की वजह से, जैसे जो मालगाड़ी वगैरह होती है ना, उसमें सामान जाने लगा एक एरिया से दूसरे एरिया तक। ठीक है, तो उससे एक चीज़ तो अच्छी भी हुई कि ठीक है, एग्रीकल्चर का जो आपका कमर्शलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, कि पूरी फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री में आपका सामान इधर से उधर जा रहा है, तो वो चीज़ होने लगी थी। बट ये भी था कि अब लोगों के पास खुद के लिए कम बच रहा था, जो भी एग्रीकल्चर वगैरह का जो भी प्रोड्यूस वो लोग करते थे। ठीक है, फिर रेलवेज़ प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड बट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स। अब फॉरेन ट्रेड भी रेलवेज़ ने प्रमोट किया था कि जो आपका सामान है वो इजीली जल्दी बिना पेरिश हुए, बिना ख़राब हुए, इजीली पोर्ट्स तक या फिर और एरियाज़ तक पहुंच जाता है। लेकिन ये चीज़ आपके फॉरेन ट्रेड को प्रमोट तो करती है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को हुआ। तो अगर हर किसी पॉइंट में आप ये समझ लेना कि मुझे 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे आपको लिख लेने चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट डे रिवीजन के लिए फटाफट से देखने के लिए यहाँ पे आप लिख लो कि फॉर एग्जांपल किस किस चीज़ के लिए था? मोबिलाइजिंग द आर्मी, देन रॉ मटेरियल्स के लिए था, उसके बाद जो भी वेदर रोड्स थी उनकी शॉर्टेज को कम करता था, उसके बाद रेलवेज़ में क्या क्या लिखना है आपको? पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे लोग, ठीक है, और बैरियर्स को उन्होंने तोड़ा था। फिर उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था। फिर रेलवेज़ ने प्रमोट किया था फॉरेन ट्रेड, लेकिन वो सिर्फ किसको बेनिफिट किया था? ब्रिटिशर्स को। ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये बहुत बोरिंग है, थ्योरी है।
हिस्ट्री तो नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें ईजिली याद भी हो जाएगा, ठीक है, बर्डन लेके मत पढ़ना। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखो, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। Inland waterways proved to be uneconomical as in the case of Coast Canal on the Orissa coast, this canal was built at a huge cost. अब काफ़ी सारे ऐसे कैनाल्स थे, कोस्ट कैनाल्स थे, जैसे स्विस कैनाल बना था वैसे ही और भी कैनाल्स थे जैसे ओडिशा कोस्ट में बना था, एंड उसको बनाने में इतना ज़्यादा कॉस्ट लग गया था। लेकिन उसने क्या किया था, रेलवे से कम्पीट करने में भी उनका जो पैसा था, जो कॉस्ट था, वो ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इस वजह से कैनाल्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उसमें अगर हाई कॉस्ट लगेगी तो आपका गुड्स भी हाई कॉस्ट में बिकेगा एंड लोग उसको ख़रीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट था ना, वो ज़्यादा पैसे लग रहे थे एज़ कम्पैरिजन टू रेलवेज़। बट कहीं कहीं एरियाज़ में जहाँ पे रेलवेज़ नहीं चल पा रही थी, वहाँ पे तो आपको एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से ही भेजना था। उसके बाद कम्युनिकेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। Postal services, despite serving a useful public purpose, remain inadequate. बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए वो लोग को एक एक्सपेंसिव सिस्टम का यूज़ करना पड़ता था जिसको इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ बोलते थे, एंड बेसिकली इसका जो पर्पस था वो था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। जो पोस्टल सर्विसेज हैं, डिस्पाइट सर्विंग अ यूज़फुल पब्लिक पर्पस, रिमेन अनएडिक्वेट। मतलब उतनी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं थी, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल नहीं रही पोस्टल सर्विसेज। काफ़ी सारे पब्लिक पर्पसेस को वो फुलफ़िल करती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी इसमें रह गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना, पॉजिटिव चीज़ लिखनी है। आंसर है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। बेसिकली जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ था, कॉमर्शलाइजेशन में जैसे आपको क्या था ना कि फूड क्रॉप्स से उन्होंने बोला था कि कैश क्रॉप्स में आप बनाने लग जाओ। तो जब वो कैश क्रॉप्स वो लोग बनाने लग गए थे तो उससे उनके पास पैसे आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इवन अगर कहीं कहीं एरियाज़ में फूड ग्रेन्स अलाउ भी किए थे तो उसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, कि लोग अब फूड ग्रेन्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और लोगों के पास एटलीस्ट खुद के खाने के लिए तो था ही फूड ग्रेन। उसके बाद है बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। अभी हमने पढ़ा कि रोड एंड रेलवेज़ में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करी इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ की। उसके बाद है चेक ऑन फेमाइंस। अब ट्रांसपोर्ट जो था, रोड्स वगैरह थी, जो आपका ऑल वेदर रोड्स थी विच वॉज कनेक्टिंग द अर्बन एरियाज़ टू द रूरल एरियाज़, तो ट्रांसपोर्ट ने वर्क किया था एज अ ग्रेट चेक ऑन अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फेमाइंस एज फूड। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ने वर्क किया था कि जैसे कहीं पे फेमाइंस है, फेमाइंस का मतलब क्या होता है, खाने की कमी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे खाने की कमी है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, ठीक है, कहीं पे पानी की कमी है, तो ट्रांसपोर्ट ने वर्क किया था एज अ गुड इम्पैक्ट वो लाया था। सप्लाइज कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द इफेक्टेड एरियाज़ इन केस ऑफ ड्रॉट का मतलब अगर जैसे कहीं पूरा सूखा पड़ गया है तो वहाँ पे पानी भेजना और खाना भेजना, थोड़ा सा हेल्प भेजना, ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो रहा था, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो रहा था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उन्होंने ठीक कर दी थी। फिर है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ड्यू टू ब्रिटिश रूल बार्टर सिस्टम शिफ्टेड टू द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। जैसे तुम्हें पता होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है और किसी और के पास वीट है, तो मैं अपने राइस दे दूँगी और वीट ले लूँगी, ये बार्टर एक्सचेंज था। बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में मैक्रो के, ठीक है, जो मनी एंड बैंकिंग वाला है ना, उसमें पढ़ोगे पूरा अच्छे से। फिर है हाँ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बार्टर सिस्टम को हटा के उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम लागू कर दिया था। पहले उन्होंने कॉइन्स चलाए, फिर नोट चलाए, मतलब अपने हिसाब से करा होगा। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेल्प द इंडियन पॉलिटिशियंस। एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, मतलब एक ऐसा रखा ना कि हर एक लेवल पे कोई ना कोई है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो ब्रिटिश से ही सीखी हैं। अदरवाइज़ हो सकता है हमारी कंट्री में कोई और चीज़ लागू हो रही होती, डिक्टेटरशिप। खैर उस टाइम पे तो डिक्टेटरशिप था भी, लेकिन जो ये प्रेसिडेंट की पोस्ट, इसकी पोस्ट, उसकी पोस्ट, जो भी थी, जो भी डिवीज़न था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए थे। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, बस ये वाला चैप्टर ओवर हो गया। कल सब लोग, मतलब आज सब लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके आना,
वही पढ़ेंगे, ठीक है।